मंगलाचरण करेंगे सभी। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। परं भेत्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है, जिसके अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा प्रवर्तमान है। पांचवा अधिकार, जिसमें 6 द्रव्यों के स्वरूप की चर्चा की गई है, अजीव तत्व का वर्णन किया गया है और साथ ही जीव द्रव्य का भी वर्णन यहाँ किया गया है। 6 द्रव्यों में से एक जीव द्रव्य है, जीव, और बाकी 5 जो हैं वे अजीव द्रव्य कहे जाते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और इन्हीं सब, है ना, जीवाजीव द्रव्यों की चर्चा हम इस 5वें अध्याय के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें क्रमशः हमने इन द्रव्यों के नाम देखे, इनकी कितने ये हमने देखा, और अब हम ये जान रहे हैं कि ये इस लोक में, है ना, इन द्रव्यों के रहने की जो स्थिति है, ये किस प्रकार से रहते हैं, है ना, कितने प्रदेश, कितनी जगह घेर कर रहते हैं, कैसे रहते हैं, है ना, ये चर्चा हम कर रहे हैं, जिसमें हमने धर्मा धर्मयो कृत्स्ने, इस सूत्र के माध्यम से ये देखा कि धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाह जो है वो क्या है, संपूर्ण लोक में है। जैसे एक एक जो धर्म और अधर्म द्रव्य जो संख्या में एक एक है, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। ठीक है, अब अन्य द्रव्यों की चर्चा यहाँ होगी। एक पुद्गल द्रव्य की चर्चा भी हमने की कि पुद्गल द्रव्य किस प्रकार से अणु और स्कंद इन दोनों अवस्थाओं में उपलब्ध है और किस किस प्रकार से वह एक प्रदेश से लेकर असंख्यात प्रदेशों में पाया जाता है ना। अब चर्चा प्राप्त है जीव द्रव्य के बारे में, किस जीव द्रव्य का कैसे इस लोक में अवगाहन होता है। ठीक है, आइए अपन चलते हैं सूत्र की तरफ। हाँ, आइए, सूत्र क्रमांक 15 देखना है हमको, लोक में अवगाह। सूत्र 15 का पाठ करेंगे सभी, सुनेंगे ध्यानपूर्वक, कैसे पाठ करता हूं मैं। इसमें जीव द्रव्य का अवगाह किस प्रकार से है ये बताया गया। ठीक है, असंख्ये भागादिषु जीवानाम, सूत्र पाठ, जीवानाम, असंख्ये भागादिषु जीवानाम। सूत्र विच्छेद करते हैं, असंख्ये डैश भाग डैश आदिषु जीवानाम। ठीक है, असंख्ये डैश भाग डैश आदिषु जीवानाम। सूत्रकार देखिए क्या हुआ इसका, जीवानाम अर्थात जीवों का, क्योंकि जीव भी एक से अधिक है। ठीक है, अनंत है, तो जीवों जीवों का अवगाह जो है वो असंख्येय भाग आदि में होता है। असंख्येय भाग आदि में, किसके असंख्येय भाग आदि में होता है ना, तो आकाश के, क्योंकि पहला सूत्र 12 इसलिए बनाया था ये, आगे के सूत्रों में ये बात क्रमशः चलती जाए कि आकाश में अवगाह, अवगाह आकाश में होता है, अवगाह आकाश में होता है, इसलिए सूत्र बनाया है कि इन सब द्रव्यों का जो अवगाह है वो लोकाकाश अवगाह, लोकाकाश में होता है। तो वो क्रमशः ग्रहण तुमको आगे करते जाना है ना। तो सभी जीव द्रव्यों का जो अवगाह है वो क्या होता है, आकाश के असंख्येय भाग आदि में होता है। अब ये असंख्येय भाग आदि में इसका क्या मतलब है, ये अपन को इस सूत्र के भाव में, लोकाकाश के असंख्यातवे भाग आदि में जीवों का अवगाह है। ठीक है, ये हो गया स्पष्ट हमारे सामने। अब इसका भाव समझते हैं। ये तो हम जानते ही हैं, असंख्यात प्रदेशी ये लोक है। ठीक है, लोकाकाश है, और उतने ही असंख्यात प्रदेश इस जीव के भी हैं। ठीक है,
अब जीव कोई एक तो है नहीं धर्म और अधर्म की तरह, है ना, जो संपूर्ण लोक में व्याप्त करके रहता हो। जीव तो अनेक है, और कितने हैं? अनंत हैं। लोक एक है और जीव है अनंत, और जीव के प्रदेश उतने ही हैं जितने लोक के असंख्यात प्रदेश हैं। ठीक है, जब ऐसा सुनते हैं, ऐसा हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कुछ शंका चित्त में पैदा होती है। सबसे पहले एक जीव की स्थिति क्या है वो अपन समझ लेते हैं, फिर अपन अनंत जीवों की स्थिति कैसे होती है इस लोक में, अवगाह कैसे। असंख्यात प्रदेश ये लोक है, असंख्यात प्रदेश इस लोकाकाश के असंख्यात हिस्से कर दीजिए। ठीक है, असंख्यात प्रदेशी इस लोकाकाश के असंख्यात हिस्से हमको करने हैं। तो जो इसका एक हिस्सा आएगा, ठीक है, असंख्यातवा हिस्सा भी इसका, असंख्यातवे हिस्से में भी इसके असंख्यात प्रदेश है, बस नहीं, क्योंकि असंख्यात के असंख्यात भेद होते हैं। असंख्यात के भेद कितने होते हैं? असंख्यात भेद होते हैं। इसलिए हमने इस लोक का असंख्या, तो उस असंख्यातवे हिस्से में भी क्या है? असंख्यात प्रदेश है। ठीक है, एक बात वापस आ जाइए, असंख्यात इस लोक के हमने असंख्यात भाग किए, असंख्यात हिस्से किए। तो पहला असंख्यातवा भाग, दूसरा असंख्यातवा भाग, तीसरा असंख्यातवा भाग, चौथा असंख्यातवा भाग, ऐसे कुल कितने असंख्यात भाग हो जाएंगे कि असंख्यात भाग हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो हमने इस लोक का असंख्यातवा भाग किया, एक असंख्यातवा भाग, उस एक, कम से कम उस एक असंख्यातवे भाग में एक जीव की इस लोक के असंख्यातवे हिस्से में रहता है। ठीक है, उस असंख्यातवे हिस्से में ये एक जीव रहता है। कम से कम इतनी जगह उसको चाहिए कि कितनी के उस लोक का असंख्यातवा भाग, कितना असंख्यात के जितने असंख्यात कहा है यथा योग्य संख्यात, ठीक है ना, वो निश्चित है कि उसमें ये एक जीव रहता है। ठीक है, एक जीव के रहने के लिए उस जीव को इतना स्थान, जैसे पुद्गल के एक परमाणु को रहने के लिए एक प्रदेश चाहिए ना, कम से कम, उससे कम में वो नहीं रह सकता, उससे कम हो है, प्रदेश बना ही उस परमाणु के हिसाब से ही है, तो उससे कम की तो बात ही नहीं है। ठीक है, और उससे ज्यादा दो प्रदेशों में भी नहीं रहता है परमाणु, कि वो एक प्रदेश में रहता है। ठीक है, कम से कम। अब ये जीव कम से कम कितने, आकाश के कितने हिस्से में रहता है ये प्रश्न है। तो आकाश के असंख्यातवें हिस्से में ये जीव, असंख्य भाग है ना, आकाश के असंख्यातवें हिस्से में ये जीव रहता है। उस असंख्यातवें हिस्से में कम से कम असंख्यातवा भाग जो यथा योग्य है, उतना तो इस जीव को रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब वो जो असंख्यातवा भाग है, उस असंख्यातवे भाग में प्रदेश कितने हैं कि उस असंख्यातवे भाग में भी असंख्यात प्रदेश है। किस, संपूर्ण लोकाकाश में भी असंख्यात प्रदेश है, और लोकाकाश के असंख्यातवे हिस्से में भी असंख्यात प्रदेश है, क्योंकि असंख्यात के भेद असंख्यात है ना। संपूर्ण लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, उतने ही असंख्यात प्रदेश तो उसके असंख्यात भाग में नहीं हो सकते, क्योंकि संपूर्ण लोकाकाश में जितने असंख्यात प्रदेश हैं, है ना, उसके असंख्यात भाग भी असंख्यात ही है ना। और उस असंख्यात भाग के अंदर आकाश के, लोकाकाश के, है ना, एक जीव रहता है, और लोकाकाश के असंख्यात भाग में भी असंख्यात प्रदेश होते हैं, और उन असंख्यात प्रदेशों पर व्याप्त होकर एक जीव वहां पर रहता है। ऐसा एक असंख्यातवा भाग, ऐसे दो असंख्यातवे भाग, ऐसा तीन असंख्यातवा भाग, ऐसे ऐसे करके एक असंख्यातवे भाग से लेकर असंख्यात असंख्यातवे भाग होंगे इस पूरे लोक। जीव की बात कर रहे हैं, तो हमने इतना हिस्सा जो बनाया, वो असंख्यात हिस्सा जो बनाया, जो बताया, उस जीव के रहने का बताया है। ठीक है, तो ये जीव का रहने का कम से कम इतने हिस्से में तो वो जीव रहता ही रहता है। ठीक है, सबसे छोटी अगर हम बात करें जीव की, किस प्रकार से, जो सबसे सूक्ष्म जो अवगाहना है वो है ना, लब्ध पर्याप्त जो सूक्ष्म निगूढ़ जीव है ना, उसकी अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण जो अवगाहना है, तो वो जितने में रहता है सूक्ष्म रूप से जीव, तो वहां पर भी असंख्यात प्रदेश होते हैं। ठीक है, आकाश के,
तो आकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं और वो असंख्यात हिस्सा है, वहां वो जीव रहता है। तो एक बात हो गई, कम से कम उसको असंख्यात भाग चाहिए। यानी कि जैसे पुद्गल एक ही अणु पे, पुद्गल का परमाणु एक ही प्रदेश पे रह लेता है, तो जीव एक प्रदेश पे नहीं रहता है ना। जीव कम से कम असंख्यात प्रदेशों पर, लोक के कम से कम असंख्यात प्रदेशों पर रहता है। लेकिन लोक जितने असंख्यात प्रदेशी है ना, और कम से कम जीव जितने लोक के असंख्यात प्रदेश में रहता है, ये दोनों असंख्यात में डिफरेंस है ना। ठीक है, वो इतने हैं कि जितने लोक के असंख्यात प्रदेश है, ठीक है। लेकिन जीव कम से कम जितने असंख्यात प्रदेशों पर, असंख्यात भाग पर रहता है, जिसमें भी असंख्यात प्रदेश हैं, वो जो है वो लोक के असंख्यात प्रदेशों से कम, क्योंकि भी छोटा सा जीव है वो, है ना, वो किसी एक जगह रह रहा है, आकाश लोकाकाश के हिस्से में रह रहा है ना। अभी वो लोकाकाश में उतने असंख्यात प्रदेशी हैं, तो फिर बाकी के लोकाकाश तो खाली कैसे पड़ा हुआ है ना। तो इसलिए वो जिस हिस्से में रह रहा है, और लोकाकाश असंख्यात प्रदेश वो संकोच विस्तार नहीं होता, कुछ नहीं होगा, वो तो फिक्स है ना। तो उसके असंख्यात हिस्से करोगे तो एक हिस्से में असंख्यात प्रदेश आएंगे। इसमें असंख्यात में से कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांति से अपन को इसको समझना है, ठीक है। वापिस एक बार बोल देता हूँ, पूरी सेंटेंस एक दो लाइन में आ जाएगा समझ में। ये लोक है, इस लोक के असंख्यात, जैसे हम कहते हैं ना 100 हिस्से कर दो, है ना, 100 टुकड़े कर दो, ऐसे अपन ने असंख्यात भाग कर दिए इस लोक के। तो जो एक असंख्यात, तो पहला असंख्यात भाग, दूसरा असंख्यात, ऐसे असंख्यात भाग होंगे मिलकर पूरे लोक के। तो जो एक असंख्यात में जीव, एक जीव रहता है, उतने में एक जीव रहता है, ठीक है। कम से कम उतनी जगह उस जीव को रहने के लिए चाहिए होती है। कम से कम की बात हो रही है, ज्यादा से ज्यादा कितने में रह सकता है वो अपन अब बात करेंगे। कम से कम बात की अपन ने, मिनिमम इतना स्थान वो जीव घेरता ही है ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में आ जाने पर भी। तो इसमें हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि जीव छोटे से छोटा, कम से कम होकर भी लोक के असंख्यातवे भाग जितना तो असंख्यात प्रदेशी रहने ही वाला है, वो पुद्गल के परमाणु की तरह एक प्रदेशी नहीं हो जाएगा कभी, ठीक है। एक बात तो ये हो गया कि जीव जो है वो लोक के रहता है। अब यहाँ बात देखिए कि असंख्य आदि भागों में जीव का होगा है। असंख्य भाग आदि में मतलब असंख्यात भाग तो समझ में आ गया। अब असंख्यात भाग आदि में जीवों का अवगाह होता है, वो समझना है। तो वो जो एक असंख्यात भाग निकला ना, तो एक जीव कम से कम उसमें रहेगा ही रहेगा। अब वही एक जीव, या एक जीव, कोई भी जीव है ना, उस असंख्यात भाग में ही रहता है या उसी में रहेगा, ऐसा नियम नहीं है। उससे कम में नहीं रहेगा, कम से कम असंख्यात हिस्सा तो उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन ऐसा ही दो असंख्यात भाग मिला दो तो वहां भी एक जीव रह सकता है। ऐसे ही तीन असंख्यात भाग मिला दो तो वहां भी एक जीव रह सकता है। ऐसे ही चार असंख्यात भाग मिला दो, ऐसे उसमें भी जीव रहेगा। ऐसे ही सारे असंख्यात भाग मिला दो तो भी वहां पर एक जीव रहता है, रह सकता है, ठीक है। ऐसे जैसे चींटी रह रही है, और हाथी भी एक जीव है, वो भी रह रहा है। जीव, चींटी भी इसी लोकाकाश में रह रही है, और हाथी भी इसी लोकाकाश में रह रहा है। अब प्रश्न ये है, क्या चींटी भी उतनी ही जगह घेर रही है जितना आकाश हाथी घेर रहा है? क्या लोकाकाश में चींटी के रहने की जगह जितनी है और हाथी के रहने की जगह जितनी है, क्या वो एक जैसी है? दोनों समान है क्या? बिल्कुल समान नहीं है। चींटी तो इतनी सी है, तो हाथी इतना बड़ा है, तो बहुत सामान्य बात है कि है ना। और हाथी जो है वो आकाश के चींटी की अपेक्षा ज्यादा प्रदेशों को घेरेगा, है ना। अब समझना बात को, चींटी जितने प्रदेशों को घेर रही है ना, जितने प्रदेशों को घेरे, कम से कम कहा ना, कम से कम कोई भी जीव असंख्यात भाग में तो रहेगा ही रहेगा, है ना। अब इस लोक के असंख्यात भाग किया जाए तो चींटी कुछ असंख्यात भागों को घेर कर रह रही है, लेकिन उससे भी कई गुना है वो कौन रह रहा है? हाथी रह रहा है ना। आई बात समझ में? चींटी भी असंख्यात भाग में रह रही है। असंख्यात भाग का मिनिमम है ना, एक असंख्यात भाग अपन बनाएंगे तो जो जितना बनेगा लोक के हिसाब से, पर मिनिमम की बात है।
तो कुछ असंख्यात भागों पर चींटी, उससे कई गुना असंख्यात भागों पर जो है वो हाथी रह रहा है। ठीक है, तो एक जीव कम से कम एक असंख्यात भाग पर रह सकता है, दो पर, दो असंख्यात भागों पर, तीन, चार, और परस्पर कम ज्यादा असंख्यात भागों पर जीव रहते हैं। अपनी अपनी अवगाहना है ना से अपन देख सकते हैं। ठीक है, काया है ना, और जब छठे काल के अंत में आ जाएंगे तो वहां तक जो शरीर की काया है वो तो कितनी रह जाएगी, है ना, बहुत मामूली, कुछ हाथ में आ जाएगी, 2 हाथ में, 3 हाथ, 2 हाथ, 1 हाथ की काया रह जाएगी, है ना। एक 7 हाथ की काया मूल शरीर की काया इनकी है, स्वधर्म स्वर्ग के देवों की। ऊपर जाओ तो वो 1 हाथ की काया होती है, केवल मूल काया की बात करें। इसी तरह तो अलग 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 सब जगह अलग अलग अवगाहना इस जीव की शरीर की होती है, तो वो उतने उतने असंख्यात भाग में रहता है। और सबसे छोटा जब ये जीव होता है ना, लब्ध पर्याप्त सूक्ष्म निगोदिया जीव की जो सबसे सूक्ष्म, वो जो कि अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण का है, तो वो जितने जगह गिर रहा है वो भी लोक का असंख्यातवां हिस्सा है, उससे कम नहीं है। वो भी 1 प्रदेश या 2 प्रदेश या, है ना, संख्यात प्रदेश भी नहीं, असंख्यात प्रदेशी वो स्थान है। तो एक असंख्यात भाग में एक जीव रह सकता है, कम से कम रहेगा। 2 भागों में भी वो उतने ही असंख्यात भागों में रहेगा। 3 असंख्यात, है ना। अब संपूर्ण लोक में भी ये जीव, संपूर्ण लोक के जितने असंख्यात असंख्यात भाग कर दिए हमने, सबको मिलाकर संपूर्ण लोक बन जाएगा। तो संपूर्ण लोक में भी व्याप कर ये जीव रह सकता है। इसके रहने की शक्ति, ऐसा कब होता है कि जब वह समुद्घात करता है, केवली समुद्घात जब इस जीव के होता है, तो उसके प्रदेश जो हैं वो संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाते हैं। और प्रदेशों की संख्या अपन को पता है कि जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है, कि जितनी लोकाकाश के प्रदेशों की, जिसे लोक प्रमाण असंख्यात हैं, कितने हैं कि असंख्यात हैं। तो जीव के प्रदेश कितने हैं कि असंख्यात, पर कितने असंख्यात, क्योंकि असंख्यात के तो असंख्यात भेद है, उतने असंख्यात जितने लोक के असंख्यात हैं। इसी को कहते हैं लोक प्रमाण असंख्यात। तो जीव के प्रदेश लोक प्रमाण असंख्यात है ना। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही जीव के आत्म प्रदेश भी हैं। तो वो संपूर्ण लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर जीव का एक एक प्रदेश व्याप्त हो जाता है। और जीव की, तो इसका मतलब असंख्य भागादिशु, असंख्यातवें भाग को आदि में लेकर, एक असंख्यातवें भाग को आदि में, शुरू में लेकर, और असंख्यात असंख्यात भागों में व्याप कर ये जीव रहता है, रह सकता है। एक असंख्यात भाग में, 2 में, 3 में, 4 में फैलते फैलते वो एक ही जीव जो है ना, संपूर्ण लोकाकाश में भी फैलकर केवली समुद्घात की स्थिति के समय आ जाता है, रह लेता है। और बाकी छोटी मोटी अनेक प्रकार की अवगाहनाओं वाले जीव इस संसार में, इस लोक में होते हैं, है ना। वे प्रमाण जो उन जीवों की अवगाहना होती है, उतने उतने असंख्यात भागों को घेर कर रहते हैं। ये इसका मतलब है असंख्य भागादिशु जीवानाम। ठीक है, एक जीव की शक्ति अपेक्षा बात करें तो एक जीव भी एक भाग से लेकर सब में रह सकता है। तो अलग अलग जीव जो हैं वो अलग अलग जीव कम से कम एक असंख्यात भाग से और कई असंख्यात भागों में के स्थान को घेर कर इस लोक में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जीवों की ये है ना असंख्य भागादिशु, इस प्रकार से ये लोकाकाश में अवगाह की स्थिति बन जाती है ना। एक सूत्र का अपन अर्थ समझ कि ये बताओ कि जीवों की संख्या कितनी है, कि जीवों की संख्या अनंत जीव राशि है, जाना था हमने, जीव अनंत है। अच्छा, जीव अनंत है और एक जीव के प्रदेश कितने हैं, है ना, तो असंख्यात प्रदेश हैं एक जीव के। अच्छा, कितने असंख्यात हैं, उतने ही असंख्यात हैं जितने इस लोक के असंख्यात हैं। ठीक है, अब असंख्यात तो प्रदेश हैं, है ना, एक जीव के, और लोक के भी असंख्यात प्रदेश है, और ये असंख्यात भाग, असंख्यात भाग में रहता है ना, उससे कम में तो ये रहेगा नहीं। और लोक के प्रदेश भी असंख्यात ही है ना। तो ऐसे असंख्यात भाग करेंगे, असंख्यात भाग में एक जीव रह रहा है, तो इस पूरे लोक में असंख्यात से ज्यादा जीव तो नहीं रह सकते ना फिर। ये प्रश्न है, वापस प्रश्न खड़ा करता हूं मैं कि ये हमने सूत्र में देखा कि असंख्य भागादिशु जीवानाम की एक जीव जो है वो कम से कम एक इस लोक के असंख्यात हिस्से करेंगे तो एक असंख्यात भाग में रहेगा। ठीक है, एक असंख्यात भाग में, उससे कम में नहीं जा सकता है वो, तो कम से उतना तो रहेगा ही रहेगा।
एक असंख्यात भाग में एक जीव रहता है, और है ना, और उतने ही असंख्यात भाग जोड़ देंगे तो पूरा लोक हो जाएगा। तो एक असंख्यात भाग में एक, तो अगर कम से कम जगह घेर कर भी एक जीव रह रहा हो तो भी असंख्यात जीव ही रह पाएंगे इस पूरे लोक में, उससे ज्यादा तो नहीं होंगे। जैसे किसी एक घर के हमने 100 हिस्से कर दिए, किसी एक कमरे के 100 हिस्से अलग अलग, किसी एक मैदान के समझ लीजिए, मैदान के 100 टुकड़े कर दिए, हिस्से कर दिए हमने, ठीक है ना। तो एक एक हिस्से में एक आदमी रहेगा, उससे कम में वो नहीं रह सकता, है ना, उतना ही उसका उसका आकार बन रहा है, उसका आकार जो भी समझ लीजिए वो फिक्स होगा, ठीक है। वो उससे ज्यादा में तो रह सकता है चाहे तो फेल फेल कर, लेकिन वो उससे कम में नहीं रह सकता, उस हिस्से से कम में। तो मैक्सिमम कितने लोग आ जाएंगे उस ग्राउंड के अंदर? मैक्सिमम 100 आदमी आ सकते हैं ना, उससे ऊपर तो नहीं आ सकते कि भाई 100 आदमी आ सकते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक, ऐसा भी नहीं, 100 आदमी उस पर आ जाएंगे, 100 से ऊपर तो नहीं आएंगे। सेम वही बात यहां समझना कि इस लोक के असंख्यात भाग की है, असंख्यात भाग कम से कम एक जीव को रहने के लिए चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे लोक में असंख्यात से ज्यादा जीव तो नहीं रह पाएंगे। तो फिर ये जो जीवों की संख्या जो अनंत कही है ना, फिर यहाँ तो ये संख्या ठीक नहीं बैठ रही है, या फिर वो असंख्यात से ऊपर जितने जीव हैं वो ये तो गलत नहीं है, संख्या तो सही है। अच्छा, संख्या सही है तो फिर ये पक्की बात है कि इस लोक में तो असंख्यात ही रहेंगे इस सूत्र के हिसाब से, बाकी को लोक के बाहर तो ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि हम तो लोक कहते ही उसे हैं कि वहां जीवादिक द्रव्य रहते हो, जहां तक जीव द्रव्य रहते थे उसी लोक कहा है भगवंत ने। अब क्या करें, ठीक है। तो फिर हमको ये जानना है कि फिर वो रहते कैसे हैं। अब है ना, और रहते असंख्यात नहीं है, क्योंकि जीव अनंत जीव जो हैं इन्हीं इसी असंख्यात प्रदेशी लोक में रह लेते हैं। कैसे रहते हैं वो जानना है अपन को। पुद्गल को अपन ने जाना था कि पुद्गल अनंत अनंत है तो वो सूक्ष्म रूप परिणमन हो जाता है, इस प्रकार ऐसे कुछ जीव में भी अपन को जानना है। देखिए, जीव जो है वो दो प्रकार के हैं, इस लोक में दो प्रकार के जीव हैं। एक जीव वे हैं सशरीरी और दूसरे हैं अशरीरी। सशरीरी और अशरीरी, ठीक है, जो अपन ने ठीक है, तो इसी को अपन समझ सकते हैं। मुक्त जो जीव हैं यानी कि जो सिद्ध जीव हैं वे तो अशरीरी हैं, ठीक। और जो संसार में जीव है वे सारे ही सशरीरी हैं, अनंत अवस्था तक के सारे जीव सशरीरी, उसके बाद सब अशरीरी सिद्ध हैं। अब ये जो मुक्त जीव हैं या अशरीरी जीव हैं, है ना, उनमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, तो पुद्गल तो है नहीं, अमूर्तिक है। तो एक में बसते आप अनेक, एक ही आत्मा की, इसमें कोई व्याघात नहीं आएगा, टकराहट नहीं है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना। और सिद्ध भगवान रहते भी हैं, क्योंकि सिद्ध भूमि का है, सिद्ध लोक का विस्तार तो 45 लाख योजन का ही है, और अनादि काल से सिद्ध हो रहे हैं और अनंत काल तक होंगे, चलो वो ठीक है। पर अभी तक अनादि काल से आज अभी तक का समय भी अनंत काल हो गया, इसमें सिद्ध हुए कितने के अनंत सिद्ध हो गए, और जगह तो वो लिमिटेड है ना। अगर एक उतने आकाश के प्रदेशों में एक ही सिद्ध रहते हो तो कब की भर गई होती। कोई दिक्कत नहीं, रह सकता आराम से, एक में एक आराम से रह सकते हैं, अमूर्ति की कोई बात नहीं है। लेकिन उनके अलावा अनंत जीव ऐसे भी तो हैं जो सशरीर हैं, ये तो अशरीर बात, जो सशरीर हैं, जीव दो प्रकार से पाया जाता है इस लोक में, एक तो शरीर से रहित और शरीर से सहित। जो शरीर से रहित है उनकी बात तो हो गई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। एक उन्हीं आकाश के प्रदेशों में अनंत रह लेंगे। लेकिन जो सशरीर हैं वो जीव राशि कैसे रहती, वो उन असंख्यात भाग है असंख्यात, और कम से कम एक भाग इस जीव को रहने के लिए चाहिए, और जीव है अनंत और वो भी सशरीर है, तो वो टकराएंगे नहीं आपस में, है ना, वो एक दूसरे को व्याघात नहीं पैदा करेंगे क्या। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देते हैं, देखिए कि सशरीर जीव भी दो प्रकार के हैं, एक सूक्ष्म शरीर वाले और एक बादल शरीर वाले।
है ना, सूक्ष्म परमाणुओं से जिनका शरीर बना है, सूक्ष्म रूप परिणमन करने वाले परमाणुओं से जिनका शरीर बना है, और एक बादर शरीर वाले। तो जो सूक्ष्म शरीर वाले परमाणु जीव हैं वे तो आपस में उनके शरीर जो है वो व्याघात को प्राप्त नहीं जगह पर, वो जो है वो किसी भी चीज से व्याघात को प्राप्त नहीं होते, गिरी से, पर्वत से, कंदरा से, अन्य परमाणु किसी से व्याघात नहीं होता उनको, है ना, सूक्ष्म शरीर वाले जो जीव हैं। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, है ना, एक केंद्रीय सूक्ष्म जीव जो हैं वो इस लोक में सर्वत्र हैं, ठीक है, भरे हुए ठसाठस, और वे परस्पर व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं। एक ही शरीर में अनेक जीवों के शरीर, सारे वे सूक्ष्म शरीर हैं, एक ही उन्हीं आकाश के प्रदेशों में रह लेते हैं, अनंत शरीर रह लेते हैं। निगोदिया जीव तो अपन जानते ही है ना, कि एक ही शरीर में अनंत जो है वो निगोदिया जीव सब रहते हैं। तो इतने बहुत सारे जीव तो सूक्ष्म एक इंद्रिय ही है, बाकी ये तो कम है, क्रमशः 2 इंद्रिय और कम, फिर 3 इंद्रिय और कम, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, इस प्रकार से कम, धीरे धीरे संख्या कम होती जाती है, ठीक है। तो अब एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब बात ये तो हो गई सूक्ष्म की बात, लेकिन जो बादर है जीव, बादर का मतलब प्रतिज्ञा सहित टकराते हैं आपस में, तो सूक्ष्म वो है जो सूक्ष्म शरीर वालों से भी नहीं टकराएंगे और बादर शरीर वालों से भी नहीं टकराएंगे, किसी पुद्गल से भी टकराएंगे ही नहीं वो किसी चीज से, है ना, व्याघात को प्राप्त नहीं होंगे, मतलब उनका आवागमन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं से भी किसी भी। और बादर शरीर वाले वो है जो परस्पर सूक्ष्म से तो उनका व्याघात होगा नहीं, बादर से जो टकराते हैं, अथवा पुद्गलों जो कोई है अजीब पुद्गल इत्यादि, उनसे भी जो है वो पुद्गल से बाधा को प्राप्त। तो ऐसे सूक्ष्म, चलो सूक्ष्म एक में अनेक रह लेंगे, कोई जैसे सिद्ध रहते हैं वैसे वो भी रह लेंगे, कोई बात नहीं, पर ये बादर वो तो टकराएंगे ना, कि हाँ सशरीर जीव राशि में जो बादर हैं वो परस्पर टकराएंगे, लेकिन वो परस्पर टकराते हुए भी उनकी जो संख्या है ना, वो इतनी नहीं है कि वो लोक के बाहर जाएं, ठीक है। अधिक से अधिक संख्या तो उन सूक्ष्म सशरीर जीवों में भी सूक्ष्म जीवों की है ना, इसलिए वे जीव राशि, अनंत जीव राशि जो कि सशरीर और अशरीर के दो भेद से, सशरीर में भी सूक्ष्म और बादर के भेद से है, सब अनंत होने पर भी इस असंख्यात प्रदेशी लोक में रह लेते हैं, जबकि एक जीव को रहने के लिए कम से कम लोक का असंख्यातवां हिस्सा चाहिए, यानी कि वो जितने भी जीव रह रहे हैं वो सब असंख्यातवें हिस्से में रह रहे हैं, कम से कम असंख्यातवें हिस्से में। लेकिन एक असंख्यातवें हिस्से में एक ही जीव रहता हो ये नहीं है, उस एक असंख्यातवें हिस्से में अनंत जीव मिलकर रह रहे, लेकिन फिर भी एक का हिस्सा, असंख्यात भाग उसका अपना है, वही दूसरे का स्वामित्व भी है उसी पे, लेकिन सब मिलके एक ही जगह रह रहे हैं, परस्पर व्याघात को प्राप्त नहीं होते हैं। लेकिन जो बादर हैं वो व्याघात को प्राप्त होते हैं। तो जहां रही बात बादर की, तो जहां एक बादर है जिन प्रदेश में, वहां दूसरा नहीं, जहां दूसरा है वहां तीसरा नहीं है, उसका कुछ एरिया जो है वो कम ज्यादा अपने अपने हिसाब से होगा। अथवा बड़ा बादर जीव है उसके अंदर छोटे बादर कोई जीव है वो अलग बात है, ठीक है, पर इस प्रकार से स्थिति उनकी बनती है ना। तो दो और वो इतने ही हैं कि जितने, है ना, वो संख्या में बाधा को प्राप्त नहीं हो, लोक से बाहर नहीं चले जाएं, इस प्रकार से जो है उनकी स्थिति इस लोक में आराम से बन जाती है। इसलिए अनंत जीव हैं फिर भी इस दुनिया में रहने की दिक्कत नहीं है ना। और अभी तो सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत तो जगह की है, शहर बड़े होते जा रहे हैं, शहरों में रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर सूक्ष्म होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बादल आपस में टकराते हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा नहीं होगा कि शहरों में रहने के लिए जगह नहीं मिले, हैं, इतनी जगह नहीं है, समंदर है सब तरफ, अब समंदर में तो बनाने से रहे तो ऊपर बिल्डिंग पे मिले, फ्लोर पे फ्लोर बन जाते हैं, मुंबई जैसे शहरों में आप जाओ, बड़े बड़े शहरों में तो 50 60 80 100 मंजिला इमारत। ये हमने धर्म और अधर्म द्रव्य का अवस्थान समझ लिया कैसे लोक के अंदर है, उद्गल का भी हमने समझ लिया स्कंद अणु रूप से, जीव का भी हमने अभी काफी विस्तार से उसकी जो अवस्थान है उसको समझ लिया। अब आकाश द्रव्य कैसे रहता है और
काल द्रव्य कैसे रहता है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो आकाश द्रव्य तो सर्वत्र व्याप्त है ही है, लोक और अलोक में। तो लोकाकाश में आकाश है कि नहीं है, तो आकाश का ही तो हिस्सा है लोकाकाश, है ना। तो लोक सर्वत्र व्याप्त है, वो तो लोकाकाश चर्चा ही नहीं है। और रही बात काल द्रव्य, तो काल द्रव्य आकाश द्रव्य के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु, है ना, जो है वो कहा गया है ना। अब कोई पुद्गल के परमाणु की तरह तो है नहीं कालाणु कि जो ऐसा कोई पुद्गल की रचना बनी हुई स्पर्श गंधवर्ण वाला, पर इस प्रकार से उसका वर्णन प्राप्त होता है शास्त्रों में। तो एक एक असंख्यात प्रदेश पर एक एक जो है वो कालाणु होता है। तो एक प्रदेश पर एक कालाणु, जैसे परमाणु वैसे कालाणु, है ना। उस प्रकार से उसकी स्थिति बन जाती है। तो ये 6 द्रव्यों का रहने का अवकाश, लोक में अवकाश, द्रव्यों के लोक में रहने का तरीका। ठीक है, देखो जी चार्ट देख लीजिए, जो हमने पढ़ा है अभी 4-5 सूत्रों में, वो सब का जो सार है इस चार्ट में आ जाएगा। ठीक है, जीव कैसे रहता है कि लोक के असंख्यात भाग में रहता है। ठीक है, अभी देखा हमने। और लोक के असंख्यात बहुभाग एवं सर्वलोक, सर्वलोक एक असंख्यात भाग, 2 असंख्यात भाग, तो 1 से लेकर 2, 3, 4 ऐसे असंख्यात भागों में भी रह सकता है वो एक ही जीव फैलकर। ठीक है, और सारे भागों में भी रह लेता है पूरे लोक में केवली समुद्घात के समय। और सारे जीव द्रव्य हैं सब अनंत होने पर भी लोकाकाश में रहते हैं। वो अणु एक प्रदेश, जो एक अणु जो है वो परमाणु एक प्रदेशी है। ठीक है, और सूक्ष्म जो स्कंद हैं वो वागात को नहीं प्राप्त होने वाले वो भी रह लेते हैं एक ही प्रदेश पर। अनंत अनंत परमाणुओं का स्कंद भी रह सकता है, और यही संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होकर भी रह लेते हैं। सारे लोक में है पुद्गल, ये तो सब लोग सब में है। ठीक है ना, धर्म एक ही है सारे लोक में, तिल में तेल की तरह। अधर्म एक ही है सब लोक में, तिल में तेल की तरह। आकाश तो है ही सर्वत्र व्याप्त लोकालोक में। और काल एक प्रदेश में रत्नों की राशि की तरह, है ना। जैसे रत्न अपन ने बिखेर, तो एक 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 रत्न सब बिखर जाता है, नहीं होते, अलग अलग होते हैं। इसी तरह से ये कालाणु होते हैं संपूर्ण लोक में। तो ये एक सामान्य सा प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि भाई संख्यात भागों में रहते हैं, ये हमने समझ लिया, तो क्या अनंत जीव रहते हैं और हे इस जीव के असंख्यात प्रदेश होते हैं और इस लोक के भी असंख्यात प्रदेश हैं, और दोनों के प्रदेश बराबर हैं, जितने असंख्यात इस जीव के हैं उतनी असंख्यात इस लोक के हैं। तो फिर तो पूरे लोक में एक ही जीव को व्याप्त होकर रहना चाहिए ना। कहने का मतलब वो जीव फिर मतलब पूरा एक जीव को फिर पूरे लोक में व्याप्त होकर रहना चाहिए ना। वो फिर किसी एक ही हिस्से पर कैसे रह लेता है ना। अनंत जीव रह लेते हैं वो तो समझ में आ गया कैसे, लेकिन एक जीव है उसके असंख्यात प्रदेश हैं। कितने असंख्यात के, जितने लोक के असंख्यात है उतने उसके असंख्यात है। तो फिर उसको पूरे लोक में व्याप्त होकर रहना चाहिए ना। अगर वो थोड़े हिस्से में रहेगा तो जो बाकी के प्रदेश छूट जाएंगे ना लोक के, फिर इस आकाश के बाकी के प्रदेश छूट जाएंगे ना, है ना। फिर वो कैसे असंख्यात प्रदेशी कैसे क्या होगा। ठीक, जीव के प्रदेशों में या जीव का कुछ स्वभाव है उसको इस सूत्र में बताया गया है। यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, उतना ही असंख्यात प्रदेश वाला है जितना लोक है, लेकिन फिर भी इसको संपूर्ण लोक में व्याप्त कर रहने की जरूरत नहीं है एक जीव को, है ना। वो उसके असंख्यात भाग में भी रह लेता है और अपने प्रदेशों को कम किए बगैर। तो क्या स्वभाव है उसका, तो देखिए प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। सूत्र क्या है, प्रदेश संघार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। सूत्र विच्छेद देखिए, प्रदेश डैश संघार डैश विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। क्या कह रहे हैं, प्रदीपवत प्रदेशों का विसर्पण होने से प्रदीप के समान। जैसे प्रदीप, दीपक की जो रोशनी है वो एक दीप हमने जला दिया, उसकी जो रोशनी अगर अपन ने निरावरण आकाश में खुले मैदान में रख ली तो बहुत दूर दूर तक फैल जाएगी अपने हिसाब से। लेकिन उसी के ऊपर अपन ने चकोरा या ढक्कन ढक दिया तो उसका प्रकाश के जो परमाणु है उसका प्रकाश उतने ही एरिया में लिमिटेड, उतने ही क्षेत्र में सीमित हो जाएगा, वो हट जाएगा। वो बड़ा रख, छोटा ढक्कन रखेंगे तो उतने में, थोड़ा बड़ा रखा तो उतने में फैल जाएगा, और बड़ा रखा उतने में फैल जाएंगे। उसी दीपक को कमरे में रखेंगे तो यत्र देंगे निरावरण आकाश में तो और फैल जाएगा। प्रदीप जैसे दीपक का प्रकाश के साथ ऐसा, इसी प्रकार के जीव के जो प्रदेश है वो कैसे हैं,
संघार और विसर्पण स्वभाव वाले हैं। संघार मतलब संकोच और विसर्पण मतलब फैलना। कि जीव का संकोच और विस्तार का स्वभाव है इन प्रदेशों का। देखिए सूत्रार्थ क्या है, क्योंकि प्रदीप के समान जीव के प्रदेशों का संकोच और विस्तार होने से कारण लोकाकाश के असंख्य भागादिक में जीवों का अवगाह बन जाता है। ठीक है ना, भले लोक के असंख्यात हिस्से में रहता है, यानी एक जीव के असंख्यात प्रदेश लोक के बराबर होने पर भी तो लोक में फैलकर रहने की जरूरत नहीं है। एक छोटे हिस्से में भी अपने असंख्यात प्रदेशों में एक भी प्रदेश कम किए बगैर ये रह लेता है, क्योंकि संकोच सिकुड़कर और फैलकर, सिकुड़ना और फैलना ऐसा जीव का स्वभाव है, ऐसा जीव में पाया जाता है ना। इस प्रकार से उसकी स्थिति बन जाती है, ठीक है ना, जीव की। तो ये देखिए, यद्यपि ये जीव अमूर्तिक है, फिर भी अनादिकाल से नाना प्रकार के कर्मों से इसका संयोग होता है, नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। अपने प्रदेशों का इसका जैसा शरीर मिलता है उस हिसाब से संकोच हो जाता है, छोटा मिलता है तो उतने प्रदेशों में रह लेता है, बड़ा होता है। चींटी के शरीर में, चींटी के शरीर जितना व्याप्त होकर रहेगा, हाथी के शरीर में, हाथी के शरीर जितना व्याप्त हो गए 6000 धनुष उसमें रहेगा, एक हाथ का है तो एक हाथ में व्याप्त होकर रहेगा। ऐसे व्याप्त होकर होना और ज्यादा होना, संख्या में नहीं, सिकुड़ना और फैलना, इस प्रकार का स्वभाव इसका पाया जाता है। इसलिए अगर असंख्यात प्रदेश लोक के बराबर हैं और किसी एक हिस्से में भी रह रहा है उसके असंख्यात हिस्से में भी रह रहा है तो वो रह सकता है अपने प्रदेश कम किए बगैर। और जब फैलेगा तो कितना फैल जाएगा कि लोक के बराबर भी फैल सकता है। क्यों? क्योंकि उसके इतने प्रदेश हैं कि वो लोक के एक एक प्रदेश पे एक एक आ जाए। ठीक है, ये तो बात हो गई शरीर के साथ रहने वालों की। सिद्ध है वो कि वो संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर नहीं, वो भी संपूर्ण लोक में व्याप्त होकर खड़गासन या पद्मासन जिस भी अवस्था में वो होते हैं तो फिर वो अपने आकार रूप से ऊपर जाकर किंचित न्यून उस शरीर से ऊपर जाकर फिर वो उन प्रदेशों में, उतने प्रदेशों में रहकर रह लेते हैं, है ना। इस प्रकार से ये जीव और पुद्गल का जो है वो अवस्थान, जीव का जो अवस्थान है वो असंख्य भागों में बनता है और लोकाकाश जितने असंख्यात प्रदेश होने पर भी उसको पूरे लोकाकाश में रहने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी अपनी योग्यता से अपने अपना जो शरीर उसको है उस हिसाब से वो कम ज्यादा हिस्से में रह लेता है, क्योंकि उसका संकोच और विस्तार का। इस प्रकार हमने ये जीवादि क्षेत्र के रहने की कैसी लोक में तरीका है उसको देखा है। अब इनका क्या कार्य है, क्या इनके उपकार हैं, ये चर्चा अपन आगे के सूत्रों में करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप कक्षा आगे की ज्वाइन करें।